हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एसिड एंड बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एसिड लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, बेस लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। लैंड रोवर ब्लू से याद रखा था हमने। अलग अलग इंडिकेटर्स कौन कौन से कलर शो करते हैं, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। लैंड रोवर ब्लू के टायर को पीसीपी ने और कलर करवाया, जिससे आपको एक सेकंड में सारे के सारे कलर्स याद हो जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एसिड्स जब पानी के अंदर जाते हैं तो वो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और जब बेसिस पानी के अंदर जाते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और दोनों को मिल करके H+ और OH- को मिल करके क्या बनता है, वाटर। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी आपको पता चलेगा अगली स्लाइड्स में कि H+ और OH नेगेटिव से वाटर बनता है। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि जब वो मेटल्स के साथ या फिर कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये एग्ज़ाम में आते हैं, आपको रिएक्टेंट्स दे दिए जाएंगे, आपको प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा। इनके अंदर से कुछ गैसेस भी रिलीज़ होती हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। और इन गैसेस को टेस्ट कैसे करते हैं वो भी। तो पढ़ते हैं हम आज की पहली रिएक्शन विद मेटल। अगर हम एसिड के अंदर मेटल डाल देते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये सोल्ट तो आपको देखने को मिल ही जाएगा हर रिएक्शन में ऑलमोस्ट, तो सोल्ट को तो आप याद ही रखेंगे। साथ में आपकी एक गैस निकल रही है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। फॉर्मूला है H2। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो उसके लिए पूरी एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर, जिसके अंदर हमने एक अपरेटस को सेट किया हुआ है। हमने 5 ml यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है। इसके अंदर हमने जिंक डाला है, जिंक मेटल एसिड। हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। और हमने मेटल कौन सा डाला है इसके अंदर, जिंक। तो H2SO4 और जिंक जब रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 में से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देंगे हम, क्योंकि यहाँ से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। बचा क्या, जिंक और सल्फेट। तो जिंक और सल्फेट को जोड़ देंगे। मेटल को हम हमेशा पहले लिखते हैं फॉर्मूले में, तो जिंक पहले आ गया, सल्फेट बाद में आ गया। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला भी ZnSO4 ही बनेगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 होती है। तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो नेगेटिव पार्ट है ना एसिड का, नेगेटिव पार्ट कौन सा, सल्फेट, उसको हमने अटैच कर दिया मेटल से और हमारा सोल्ट बन गया। अब इस रिएक्शन में जो गैस निकलती है उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। इस गैस का टेस्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस गैस को टेस्ट कैसे करते हैं, कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कौन सा है। हमें क्या करना है, जो हमारी डिलीवरी ट्यूब है, ये जो डिलीवरी ट्यूब है ना, इसके अंदर से जो गैस निकल रही है हाइड्रोजन गैस, हम उसको पास करवा देंगे सोप सॉल्यूशन में। हमने इस बीकर में क्या ले लिया, सोप सॉल्यूशन। तो हमने जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस के बबल इस सोप सॉल्यूशन में से पास होंगे, तो यहाँ से जब बबल्स बाहर निकलेंगे उसके सामने हम लेकर आएंगे एक जलती हुई मोमबत्ती, यानी बर्निंग कैंडल। तो जैसे इसके सामने बर्निंग कैंडल आएगी तो यहाँ से पॉप करके एक साउंड निकलेगी, जो ये प्रूव करती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। तो जो हमारी कैंडल है वो बुझ जाएगी और वहां से एक साउंड निकलेगी, पॉप, जो ये प्रूव करती है कि यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो हमने एसिड और मेटल की रिएक्शन तो देख ली, सेम टू सेम हम बेस और मेटल की रिएक्शन भी देख लेंगे। तो जब बेस हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये बेस है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं अगेन जिंक के साथ, तो क्या बनेगा, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो हम हाइड्रोजन को तो निकाल देते हैं अलग पहले से, H2 गैस, ठीक है। H2 गैस है तो यहाँ पर 2 लग जाएगा बैलेंसिंग के लिए। तो क्या बचा हमारा, Na2ZnO2। हमारे पास सोडियम बचा, जिंक बचा और ऑक्सीजन गैस बची। तो हमने उन सबको एक जोड़ के एक नया फॉर्मूला बना दिया जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। तो हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में ही एक रिएक्शन है बेस के साथ। एसिड के तो और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसके अंदर हमने मैग्नीशियम रिबन डाल दिया, मैग्नीशियम। तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस को तो हम निकाल देते हैं अलग, फिर से यहाँ पर 2 आ जाएगा बैलेंसिंग के लिए, और क्या बचा, MgCl2, जो हमारा क्या बन जाएगा, सोल्ट।
तो एसिड की तो और भी रिएक्शन हो सकती है, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो सारे के सारे हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर सकते हैं, यानी बाहर निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस तो हर रिएक्शन में निकलेगी ही जहाँ भी मेटल प्रेजेंट होगा एसिड के साथ या फिर बेस के साथ। बेस का हमारे पास एक ही एग्जांपल है बुक में, तो आपने ये याद रखना है, सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2 इसका फॉर्मूला रहेगा, Na2ZnO2, कंफ्यूज मत होना। तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन। अब सेकेंड रिएक्शन है एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ। एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल का कोई भी कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, मतलब कार्बोनेट ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। अगर हम उसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा, सोल्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि सोल्ट तो आपका हर रिएक्शन में बनेगा ही, तो सोल्ट बन गया। साथ में कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस जो हम एक्सहेल करते हैं, प्लस वाटर, CO2 गैस यहाँ पर निकल रही है, याद रखना। तो एग्जांपल ले लिया हमने HCl, एसिड ले लिया हमने HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोल्ट बन गया NaCl। मेटल का पॉजिटिव पार्ट यानी मेटल ले लिया हमने, इसका पॉजिटिव पार्ट सोडियम और यहाँ से नेगेटिव पार्ट क्लोरीन, तो दोनों जुड़ के बना लिया सोडियम क्लोराइड। जो हम सोल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। और भी बहुत सारे सोल्ट हैं, जरूरी नहीं कि हम सारे सोल्ट खाते हैं, खाने में हम सोल्ट यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, लेकिन हम जो लैब में सोल्ट यूज़ करते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट हमारा बन गया CO2, कार्बोनेट ग्रुप है, कार्बोनेट ग्रुप का फॉर्मूला होता है CO3। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी, और क्या बचा, 2 हाइड्रोजन बचे थे और 1 ऑक्सीजन बचा था, तो उससे बन गया वाटर। तो ये 3 प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। अब इसका भी एक्सपेरिमेंट है कि यहाँ पे जो CO2 गैस निकल रही है उसका हम टेस्ट लगाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अगेन यहाँ पर अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने HCl ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। तो जैसे ही हम इनको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से जो गैस निकल रही है उसको हम पास करवाते हैं लाइम वाटर से। लाइम वाटर जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर, तीनों एक ही हैं, ये तीनों एक ही हैं, CaOH2, लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही आप CO2 गैस को, ये जो गैस निकल रही है, हम इसको पास करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यानी लाइम वाटर से, तो जो हमारा ये जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 को मिक्स किया है वो हो जाएगा मिल्की यानी दूध जैसा। उसके अंदर वाइट कलर के सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, और वो किसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3 के। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब भी हम CO2 गैस को लाइम वाटर से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, वाइट कलर के सॉलिड बनता है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था वो हमें मिल्की नज़र आता है, दूध जैसा, और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब क्या होगा कि आपने डिलीवरी ट्यूब लगा दी और सॉल्यूशन को में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा रहे हो लाइम वाटर में से, और आप कराते रहे हो, आपका ध्यान अपने फ्रेंड से बातें करने में चला गया। तो उसमें क्या होगा, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट की मिल्कीनेस आई थी ना, वो एक्स्ट्रा CO2 से, एक्सेस CO2 के पास होने की वजह से डिसअपियर हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी, और हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये बनने की वजह से जो मिल्कीनेस आई थी वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो एक्सेस में आप इसको पास नहीं कराओगे, अगर कराओगे तो आपकी मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, जो वाइट प्रेसिपिटेट बने थे वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो एक्सेस में पास करने से क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अगर आप नॉर्मल पास करवा रहे हो तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके वाइट पीपीटी बनते हैं, मिल्कीनेस अपीयर होती है। तो ये थी आपकी सेकेंड रिएक्शन। उसके बाद थर्ड रिएक्शन। अब बात आती है, अभी तक हमने एसिड की रिएक्शन करवाई मेटल के साथ, बेस की मेटल के साथ। अब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवा देते हैं आपस में।
तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे लिए कितनी इफेक्टिव है, हमारे लिए कितनी यूजफुल है, ये आपको आने वाली स्लाइड्स में पता चलेगा। तो ये वाली चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट आ गया, फिर से सॉल्ट तो बनेगा ही। और वाटर कहाँ से बना है? मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एसिड पानी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं H+ आयन और बेस OH- आयन, और दोनों को मिक्स करके क्या ही बनेगा? वाटर ही तो बनेगा। तो वाटर बनेगा, जब भी एसिड और बेस मिक्स होंगे तो वाटर बन जाएगा और एक प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट। तो हमने एसिड ले लिया HCl और बेस ले लिया NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। HCl से निकलेगा H, NaOH से निकलेगा OH, तो H और OH ने मिलकर बना लिया वाटर। बचा क्या? Na और Cl, तो NaCl क्या बन गया? सॉल्ट, नमक बन गया। तो Na यानी जो मेटल वाला पार्ट है वो आगे रहेगा, क्लोरीन नॉन मेटल है तो वो पीछे रहेगा। मेटल पहले लिखते हैं हम, नॉन मेटल बाद में। तो NaCl हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो और भी बहुत सारे एसिड बेस है, उनको आप मिक्स कर सकते हो और प्रोडक्ट बना के देख सकते हो। अब एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है मेटेलिक ऑक्साइड्स की और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की। अब देखिए मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटल मान लीजिए मैग्नीशियम हो गया, इसका ऑक्साइड हो गया MgO। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं एसिड के साथ या बेस के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो मेटल के एसिड्स होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ कि बेस के साथ? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो मेटल के एसिड्स होते हैं वो नेचर में हमारे बेसिक होते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? लिटमस पेपर से पता चल जाएगा। अगर वो ब्लू को रेड करते हैं तो एसिड होंगे, अगर रेड को ब्लू कर रहे हैं तो बेस होंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? नेचर में बेसिक। जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं वो सारे नेचर में क्या होते हैं? बेसिक। तो बेस किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ। और एसिड मान लीजिए हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है बेस, तो हम एसिड ले लेंगे HCl, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? सॉल्ट MgCl2 और साथ में वाटर। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वाटर तो बनेगा ही, और सॉल्ट में हमारा बन गया MgCl2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा MgCl2 बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की 1। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैग्नीशियम Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और साथ में वाटर, बैलेंस भी हो गई। इसी तरह से नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल हो गया हमारा कार्बन, उसके ऑक्साइड CO2 हो गया। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक। मेटल के ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल के एसिडिक। नॉन मेटल को आप याद रख सकते हो ना से, ना, नॉन मेटल एसिडिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। तो दूसरा तो याद हो ही जाएगा कि अगर ये एसिडिक है दूसरा बेसिक है। तो CO2 यानी एसिडिक। अभी मैंने इसकी रिएक्शन करवाई थी, CO2 की रिएक्शन हमने बेस के साथ करवाई थी ना, जो बेस था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम, उसके साथ करवाई थी। तो हमारा प्रोडक्ट बना था कैल्शियम कार्बोनेट, और जिसके वाइट पीपीटीज बने थे और मिल्कीनेस आई थी। तो ये रिएक्शन हो गई एसिड प्लस बेस। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। तो एक रिएक्शन आपने ये भी याद रखनी है। तो यहाँ तक थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने मेटल की एसिड के साथ पढ़ी, मेटल की बेस के साथ रिएक्शन पढ़ी, एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ पढ़ी है, और एसिड और बेस की आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। उसके बाद हमने एसिड बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, तो मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्शन की। अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, और वो है स्ट्रेंथ का, कि जो हमारे एसिड्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ हम एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं हम? स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं जो पानी के अंदर जाते ही कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज मतलब अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, वो आयंस में ब्रेक होगा और बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेगा, H+ आयंस को। तो लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस को प्रोड्यूस करे और कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। कंप्लीटली जितना हमने डाला था, अगर हमने 10 पार्ट्स डाले हैं तो 10 पार्ट्स ही हमें H+ के मिलेंगे और 10 पार्ट्स ही हमें नेगेटिव पार्ट के मिलेंगे, जो भी उसमें प्रेजेंट होगा। तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर हम वीक एसिड की बात करें तो जो पार्शियली आयनाइज होंगे, पूरी तरह आयनाइज नहीं होते, कुछ हद तक आयनाइज होते हैं पानी में जाते ही, और स्मॉलर नंबर ऑफ H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं।
तो जितने हमने डाले हैं उतने सारे आयोनाइज नहीं होंगे, कुछ पार्ट आयोनाइज होने से रह जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हाईली कोरोसिव होते हैं, कोरोसिव मतलब हार्मफुल होते हैं, स्किन पे डलेगा तो बर्न हो सकता है। और वीक एसिड माइल्ड कोरोसिव होते हैं, इनको हम कंज्यूम भी कर सकते हैं फूड के अंदर, हम इनको खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, तो ये सेफ होते हैं कंज्यूम के लिए वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सीलेंट कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। अब इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है, जब आयंस का फ्लो होता है, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रिसिटी। तो एक कंडक्टर अच्छे होंगे इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ H+ आयंस होते हैं। वीक एसिड पुअर कंडक्टर होगा क्योंकि इनके अंदर स्मॉलर नंबर ऑफ H+ आयंस होते हैं। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल जो हमने मिनरल एसिड पढ़े थे हमने लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, हम इनको कंज्यूम नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्किन पर गिरेगा तो बर्न हो जाएगा, तो ये हार्मफुल एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। उसके बाद वीक एसिड के एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, जो विनेगर में पाया जाता है और जो हम किचन में यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच के अंदर, पालक के अंदर भी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है और इन सबको हम कंज्यूम करते हैं। टारमरिन के अंदर टार्टरिक एसिड। तो हम ये खाने की चीजें हैं, जो भी वीक एसिड हम उनको खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। अब बेसिस की बात कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ के बेस पर बेसिस के भी दो कैटेगरी होती है, सेम स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। जैसे कि एसिड थे वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहे थे H+ आयंस में, ये कम्प्लीटली आयोनाइज होंगे OH- आयंस में। तो जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो पार्शियली होंगे मतलब कुछ हद तक होंगे उनको बोलेंगे वीक बेस। ये प्रोड्यूस करेंगे लार्ज नंबर ऑफ OH- आयंस, ये प्रोड्यूस करेंगे स्मॉलर नंबर ऑफ OH- आयंस। सेम है बिल्कुल, बस H+ की जगह OH- आ गया। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको यूज करते हैं हम हाउस होल्ड क्लीनर में, ग्लासेस वगैरह साफ करने के लिए, इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं इसको। अगर किसी को इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है पेट में, तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही सॉल्यूशन दिया जाता है पीने के लिए, तो उसकी एसिडिटी ठीक हो जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक माइल्ड बेस है और पेट में जाते ही एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इनकी स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करते हैं। तो हम इनकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं pH स्केल पर। अब pH स्केल क्या होता है? pH स्केल एक टाइप का यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जिससे हमें पता चल जाता है, कलर से हमें पता चलता है, वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि किसी भी एसिड में कितनी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है या किसी बेस में कितनी ज़्यादा OH- आयन कंसंट्रेशन है। ये जो pH स्केल है, इसके अंदर जो P है ना, इसका मतलब होता है पोटेंस, जर्मन वर्ड है और हिंदी में इसका मीनिंग होता है पावर। तो pH स्केल पे हम पावर मेजर करते हैं एसिड एंड बेसिस की। इसके ऊपर 0 से लेके 14 तक की वैल्यूज इंडिकेट होती हैं। अगर वैल्यू कम है, 6 से कम है या 7 से कम है, तो हम उसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयंस होंगे। एसिड है तो H+ आयन होंगे ही। अगर 7 है तो न्यूट्रल, जैसे प्योर वाटर होता है उसकी pH 7 होती है तो वो न्यूट्रल है। उसके बाद अगर 7 से ग्रेटर वैल्यूज आती हैं तो वो हमें इंडिकेट करती हैं बेसिक सॉल्यूशन की तरफ, उसके अंदर OH- आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो pH स्केल पर हम मेजर करते हैं एसिड और बेस की पावर को, उनकी कंसंट्रेशन को, कितने H+ आयन है इसके अंदर, कितने OH- आयन है। जितने ज़्यादा H+ आयन उतनी कम pH, और जितने ज़्यादा OH- आयन उतने ज़्यादा pH। जैसे कि लेमन जूस होता है, लेमन जूस की pH होती है 2.2। लेमन जूस आपको पता है एसिडिक होता है, तो उसकी pH कितनी होती है 2.2। ऐसे ही प्योर वाटर की 7 होती है, ब्लड की 7.4 होती है, जो हमारा ब्लड होता है उसकी pH होती है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी बताया मैंने, एसिडिटी को खत्म करने के लिए डॉक्टर्स देते हैं एक पीने की दवाई, तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, उसकी pH होती है 10। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसका फॉर्मूला होता है, उसकी pH होती है 10।
तो वो बेसिक होता है नेचर में। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो बेस है, उसकी pH 14 होती है। तो जितनी ज़्यादा pH होगी वो उतना ही बेसिक होगा, जितनी कम pH होगी लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे तो वो एसिडिक होगा। और ये अलग अलग कलर शो करते हैं, ब्लू से लेके रेड तक। ये रेड से ब्लू कह सकते हो आप, रेड, ऑरेंज, येलो, ये सब कलर हैं एसिड्स के। न्यूट्रल कलर ग्रीन होता है, ग्रीन ये न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लू की तरफ जाते जाएंगे तो वो बेसिक होता जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ में क्या रोल है। सबसे पहला रोल है डाइजेशन के अंदर। हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर HCl एसिड होता है, हार्मफुल एसिड, जिसकी pH 1 to 2 होती है। HCl एसिड का वहाँ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा खाना एक साथ खा लें, अगर हम तला हुआ खाना खा लें बहुत ज़्यादा, तो हमारे पेट में जो HCl है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और हमारे पेट में एसिडिटी हो जाएगी। तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम कोई भी एंटासिड ले सकते हैं, यानी जो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर दे, न्यूट्रलाइज करते, और वो कौन है? बेस। तो कोई भी माइल्ड बेस हम कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या इनो, इनके अंदर क्या होते हैं? बेस। और हमारी जो बॉडी है वो सही काम करती है pH 7 से लेके 7.8 तक। ये आप याद रखना, ये MCQ क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी किस pH रेंज में काम करती है? 7 to 7.8। दूसरा जो है वो है रेन। जो भी हमारी धरती पर बारिश गिरती है, अगर उसकी pH 5.6 से कम हो तो वो क्या बन जाती है? एसिड रेन। और ये एसिड रेन जैसे ही नदियों में, तालाबों में जाएगी, इनका पानी नदियों में जाएगा, तो वहाँ जितने भी पानी में जो भी जीव रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तीसरा, टूथ डीके। हमारे जो दांत है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं अगर हमारे माउथ की pH 5.5 से कम है। यहाँ पर 5.5 था, यहाँ पर 5.6 है। एसिडिक रेन कब होती है? 5.6 से कम पर। और माउथ में टूथ डीके कब होता है? 5.5 से कम पर। जब भी हम कोई ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, बोलते हैं ना कि ज़्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, तो वो मीठा यानी शुगर हमारे माउथ के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू कर देता है? एसिड। और जितना ज़्यादा हमारे माउथ में एसिड बनेगा, और हमारी जो टूथ इनेमल होती है ना वो बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और ये कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म होती है और ये बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, लेकिन इसको भी एसिड गला सकता है, इसको एसिड कोरोड कर सकता है अगर हमारे माउथ में शुगर प्रेजेंट रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए और हमें डेली अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ब्रश के अंदर जब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर भी क्या होता है? बेस। और जितना भी हमारे मुंह में एसिड प्रेजेंट होगा वो बेस न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारे माउथ में बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे और हमारे दांत सही रहेंगे। तो टूथ डीके में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या रोल है? हमारे जो प्लांट्स की सॉइल होती है उनको भी एक स्पेसिफिक pH चाहिए होती है। अगर वो ज़्यादा एसिडिक होगी सॉइल तो उसके अंदर हम कोई बेस ऐड कर देंगे, या फिर ज़्यादा बेसिक होगी तो उसके अंदर हम एसिड ऐड कर देंगे। तो न्यूट्रलाइज सॉइल होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर में भी pH का रोल है। अगर pH सही नहीं होगी तो प्लांट सही से ग्रो नहीं करेंगे। तो अगर एसिडिक होगी तो हम उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं? लाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना, या जो पेंट करते हैं हम दीवारों पे, कली करते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। उसके बाद आता है बी स्टिंग्स। कभी मधुमक्खी ने काटा है? जब भी कोई मधुमक्खी काटती है, भीड़ड़, चंदैया टाइप, ये भी, तो हमारी बॉडी में बहुत पेन होता है जहाँ पर वो कट करती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी स्टिंग के अंदर, उनके डंक के अंदर मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। एसिटिक एसिड जैसा होता है ना, उसका होता है CH3COOH, इसका HCOOH। मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो ये बर्निंग पेन कॉज करता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तुरंत बेकिंग सोडा लो, किचन में जा करके उसमें ज़रा सा पानी मिक्स करो और उसका एक पेस्ट बना लो, और जहाँ पर भी मधुमक्खी ने काटा वहाँ पर हम उसको अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो पेन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है? एक माइल्ड बेस, एक वीक बेस होता है, तो हम उसको यूज़ करते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो बी की स्टिंग में था।
तो इस तरह से हमारी जो एवरीडे लाइफ में है उसके अंदर पीएच का कितना इंपॉर्टेंस है। जो नेटल प्लांट होता है ना, उसके जो लीव्स होते हैं उनके अंदर भी मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर वो गलती से हमें लग जाए स्किन के ऊपर तो हमें काफ़ी पेन होता है, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए हम किसी भी बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी जो लाइफ है, हमारी जो डेली लाइफ है, खाने की चीज़ें हैं, उनके अंदर कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। जैसे विनेगर, उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, टारमरिन के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो किस सोर्स के अंदर कौन सा एसिड होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना ये क्लास के बाद। अब आपके लिए क्विज है, देखते हैं इसका आंसर आप सही बता पाओगे नहीं, कमेंट में बताना जरूर इसका आंसर। क्वेश्चन है, द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड रिस्पेक्टिवली आर। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है इनमें से, लैक्टिक एसिड किस में होता है और मिथेनोइक एसिड किस में होता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करना, इसका आंसर ABCD जो भी है कमेंट कर देना। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।